वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। मैं हूं तमन्ना और मैं हूं चैतन्य और आज हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर दिलबाग राय भाटिया जी। वेलकम सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स गपशप में। नमस्कार। आज हम जानेंगे सर से एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले सर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आखिरकार है क्या। एस्ट्रोलॉजी ऐसा है जी कि वेदों का नाम था, आपने सुना होगा। हाँ जी। उनके 6 अंग होते हैं। इसमें जो छठा विद्या है वो ज्योतिष होती है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद दिए थे, उनके मुख से आए थे। ये बेसिकली सामवेद से डिजाइन हुई है और इस पे नारद जी ने भी बहुत काम किया हुआ है। और इसके अलावा ये हमारे जो पाराशर व्यास जी, ये जितने ऋषि मुनि, अत्रि, ये मौसम विज्ञानी थे, इन्होंने भी बहुत काम किया है। तो उनका जो काम किया हुआ हमारे काम आ रहा है। उन्होंने तो छोटे छोटे सूत्र दिए थे, उनको डिराइव करके फिर आज हम लोग तो छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन बड़ी गहरी साइंस है और इसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए एक जिंदगी भी कम है। आई एम स्टिल स्टूडेंट, नॉट गुरु। सर ने 3 ऑलरेडी पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है और अभी वो 4थी पीएचडी की डिग्री की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो सर आप ये बताइए कि हमारा जो यूथ है, हम लोग चाहते हैं कि हाँ हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी चीजों को मैनेज करेंगे। मतलब हर चीज में हमें नियम कानून के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है ना, भगवान ने कुछ सोचा ही होगा, फिर हम सोचते हैं चलो छोड़ो। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि हाँ हमें मतलब सिंपल सा एक लॉजिक हो कि हाँ हम फॉलो भी करें, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उलझे नहीं उस चीज के अंदर। ये उलझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जब हम इसको फील करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ क्या है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो अलग अलग 2 ब्रांचेस हैं। अब एस्ट्रोनॉमी ये कहती है कि ग्रहण 7 तारीख को लगेगा तो लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, इसको नहीं मानना चाहिए। अगर वो एस्ट्रोनॉमी मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी माननी पड़ेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साथ साथ ही चलते हैं। चांद सितारे जितने मूव कर रहे हैं, 360 डिग्री का जोडिएक होता है, उसमें ये मूव कर रहे हैं। उनकी जो रेज आती है नीचे, वो हमें इम्पेक्ट करती है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, आप भी कर सकते हो, कि यहाँ से 1 लोटा पानी डाल दिया, सूर्य में कैसे पहुंच गया। हाँ जी सर, वो वही चीजें आती हैं, क्योंकि ये चीजें जब अब आपको हवा महसूस हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपको पानी की फीलिंग हो रही है, 5 जो एलिमेंट है, बेसिक तत्व दिए भगवान ने, वो अगर आपको फील हो रहे हैं, तो ग्रह भी आपको फील करवाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज होती है। सर अब इसी से जो आपने अभी बताया कि हाँ पानी वाला, तो आजकल ना मतलब बहुत सभी को ही सजेशन दिया जाता है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। तो इसका क्या लॉजिक क्या है, मतलब कि क्यों हमें जल चढ़ाना चाहिए और ये चढ़ाने से एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सूर्य बेसिकली क्या है जी, हमारे सौर मंडल का एक तो राजा है। हाँ जी। और हमारी बॉडी की बात करें तो सूर्य है आत्मा, इसके साथ है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है। अच्छा। सूर्य और चंद्रमा का जो स्टेटस है सौर मंडल में, एक है राजा, एक है रानी। अच्छा। चंद्रमा रानी। चंद्रमा को माँ का दर्जा भी है। चंद्रमा एक माँ भी है, चंद्रमा एक औरत भी है, चंद्रमा एक मासी भी है, चंद्रमा एक बेटी भी है। चंद्रमा के बहुत सारे रोल हैं। मून इज द मदर ऑफ यूनिवर्स एंड सन इज द फादर ऑफ यूनिवर्स। ये सबसे बड़ी बात तो ये है। आत्मा जिसकी शुद्ध है वही इसी लाइन के अंदर मूव करेगा और वही आएगा। आपने देखा होगा जो संगीत बजाते हैं ना, उनकी आत्मा बड़ी प्योर होती है। हाँ जी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तरह मन है, जिसका कुंडली में चंद्रमा अगर खराब है, नीच का चंद्रमा है, वृश्चिक का मान लो, उसका मन टिकेगा नहीं। वो बार बार क्वेश्चन भी करता रहेगा, उपाय पूछ के जाएगा तो उसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, उसकी ऐसी प्लानिंग बनती है कि वो 1 मिनट से 16 साल की एज में बल्ला उठा के सेंचुरीज में स्कोर करने लगे। आज ही मैं पढ़ रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी, आपका हार्दिक पांड्या, सचिन, विराट, ये सब 10-10 पास हैं। ये कोई बहुत बड़े पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन इनकी आज की अर्निंग 500-500 करोड़ से ऊपर है। अब ये कारण क्या है? 16 साल में स्टार बन गए। सानिया मिर्जा है, 16 साल में स्टार बन गई। ये सारी गॉड गिफ्ट चीजें हैं, लेकिन ये होती क्यों है? ये स्टार की वजह से होती है। जब ये लोग हमें रियलाइज करवा सकते हैं कि बिना पढ़ाई के भी ये लोग इतने कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स का फील्ड था, तो अकॉर्डिंगली
हो सकता है उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को पूछा ना हो, लेकिन स्टार्स से उनको अपने आप उस रास्ते पे ले गए। तो स्टार्स जिस ट्रैक पे जाते हैं, पहली बात तो उसको जाते मतलब आप उसको जाने दो। अच्छा। उसके बीच में उसको रोको ना। पानी एक बह रहा है ना, तो धारा के विपरीत तैरोगे तो सांस चढ़ेगा। फिर क्या है कि यूथ की जहां तक बात है, हमारे फोर फादर्स जो थे ना, बड़े खुले मकानों में रहते थे, तो मकानों का वास्तु अपने आप ही सही हो जाता था। और उनके सब काम जो है ना बड़े ऑटोमेटिकली होते रहते, क्योंकि उनको 5 एलिमेंट सारे मिल जाते थे। नेगेटिव एनर्जी घर में बिल्कुल नहीं आती थी। आजकल फ्लैट्स आ गए, हवा नहीं है, पानी नहीं है, धूप नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। तो उसकी वजह यही है कि आजकल की यूथ जो है इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों हो रही है। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास ब्रेड एंड बटर नहीं है। जॉब मिलती है तो काम का इतना ज्यादा स्ट्रेस है। ये सारी चीजें आजकल की जो यूथ फेस कर रही है, वो हम लोगों ने नहीं किया, हमारे फोर फादर्स ने नहीं किया। इसलिए यूथ के पास जब स्ट्रेस ज्यादा है तो उसको आना ही पड़ता है। इसको मैनेज कैसे करें वो, तो ये जरूरी है। मुझे ये खुशी होती है कि आजकल मेरे पास ज्यादातर यंग लड़के लड़कियां आते हैं, और उनको जो हम सोल्यूशन देते हैं वो खुद फील करते हैं। कोई टाइम था कि माँ बाप रिश्ता डिसाइड करते थे, अब ये टाइम है कि लड़की खुद आती है कुंडली लेके, सर ये 3 कुंडली लाई हूँ, इसमें बताओ कौन सा लड़का सही है। कल ही मैंने एक ऐलान करके दिया, तो वो चूज करती है खुद। उनको हम गाइड करते हैं कि इस लड़के का राहु लगन में है, इससे शादी मत करिएगा, ये तुलिप मिजाज लड़का है, ये आपके साथ 6 महीने से ऊपर नहीं रहेगा। अच्छा। जब ये चीज उनको पता लगती है तो फिर वो क्या है कि प्रेम पर्सन को छोड़ के हमारे इस ट्रैक पे आती है और गाइडेंस लेके जाती है। तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है। अगर इसी सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए तो आप देखो कि इस सब्जेक्ट में कितना ज्ञान है, कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, कितने परिवार टूटने से बच जाए। कम से कम मैंने 500 परिवार तो मैंने टूटने से बचा लिए जो कि डाइवोर्स के कगार पे। तो इसलिए इसको फील करो तो बहुत कुछ है, नहीं करो तो अपनी अपनी समझ है सब। सर मेरा वो क्वेश्चन रह गया कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सूर्य का भी मैंने आपको जिक्र किया था कि सूर्य की जैसे हर स्टार की रेज जो है अर्थ पे पड़ती है। सूर्य को जल हमेशा एक तो सुबह के टाइम चढ़ाना चाहिए, जब सूर्यदेव नहीं आए होते। अच्छा। सिर्फ उनकी डांग मतलब जिसको बोलते हैं ना, रश्मियां सी आती हैं लाल लाल सी, उसमें उनको जल का अर्घ्य देना चाहिए। लोग 8-9 बजे उठ के चढ़ा रहे हैं लोटा लेके, दैट इज यूजलेस। अच्छा। उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि सूर्य को एक लोटे जल की कमी नहीं है। हाँ, सही बात। लेकिन बात यह है कि वो जो सुबह के टाइम में सूर्य देते हैं उसका इम्पैक्ट 100% आपकी कुंडली में आता है। अगर आपका कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, यानी तुला राशि का है, सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है। तो जिनका सूर्य नीच राशि में है उनको तो बार बार अपयश लगता है, बार बार डिफेमेशन होता है, उनको हड्डियों के रोग हैं, उनको आंखों के रोग हैं, उनको स्पाइनल कोड का रोग है, आजकल साइट का चला उसके रोग है। वो अगर जल चढ़ाते हैं 40 दिन तो वो खुद ही आके बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो रश्मियों का फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मैंने बहुत लोगों को गाइड किया, बच्चों को खास तौर से, कि आप सुबह उठो। मैं खुद 3 बजे उठता हूँ। अच्छा। तो जो सुबह 4 से 5 का जो टाइम होता है उठने का, जो बंदा उस टाइम उठता है उसका सूर्य ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छा। क्योंकि सुबह के टाइम में 3 से 5 के बीच में आदमी अपने सब काम करके, अपना मेडिटेशन करके, छोटा मोटा एक्सरसाइज करके जो चार्ज होता है ना, उसका फुल डे बढ़िया जाता है। लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए इनका सबका इम्पैक्ट आता है, खाली सूर्य का नहीं, सूर्य का भी है, चंद्र का भी है, बुध का भी है, शुक्र का भी है, गुरु का भी है, शनि का भी है। इन सबके जो हम उपाय करते हैं उनके रिजल्ट 100% आते हैं। इन सभी ग्रहों के क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं? जैसे आपने सूर्य का बताया कि ये आत्मा से रिलेटेड है, आत्मा का कारक हो गया, और चंद्रमा का बताया मन। तो बाकी ग्रहों का भी बताइए। ऐसा है जी कि बाकी जो ग्रह हैं, हमारी जो बॉडी है ना, ये सब के सब अलग अलग इनके रोल्स हैं। मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी इंटरेस्ट है, मैं उससे कोरिलेट करता हूँ आपकी बात को। मंगल है वो आपके ब्लड को कंट्रोल करेगा। जिनको हाई बीपी है, हीमोग्लोबिन कम है, खासतौर से लड़कियों का कंसीवमेंट के बाद डिलीवरी का एक फैक्टर आता है। अब उस डिलीवरी को 9 महीने वो बच्चे को पेट में रखती है, तो 9 महीने का हर महीने का हम अलग अलग उपाय देते हैं, फ्रॉम 1st मंथ टू 9 मंथ। उसी के अनुसार बच्चे का मूवमेंट होता है। अब इस मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है वो अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है तो ही आएगा। अगर मान लो उस लड़के का मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उसको बोलते हैं आप मूंगा धारण करो। मूंगा धारण करने से क्या होता है, इस उंगली में जैसे धारण करते हैं तो हमारे ब्लड का जो एक दौरा है खून का अंदर, वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है।
उससे क्या है कि पूरा का पूरा जो भोजन है वो बच्चे के फीटस तक पहुंचता है, वो उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है। अब किसी कुंडली में मान लो राहु खराब है, अगर लड़की का राहु खासतौर से खराब है तो डिलीवरी के टाइम तक भी उसको रिस्क है। डिलीवरी के टाइम बच्चा जब आउट होता है, संसार में आता है, तब भी उसके गले में नाड़ू फंस जाता है और नीला होकर बच्चे की डेथ हो जाती है। ऐसे केस मैंने 10-20 केस मेरे पास हैं, बड़े वेल नोन नेम है इंडिया के जो मैंने देखे हैं। तो एंड तक उसको ध्यान रखना पड़ता है। फिर आ गया बुध। बुध आपका नर्वस सिस्टम है, बॉडी में 2 नर्वस सिस्टम है। बुध तो नीचे का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, गले से नीचे का। यहाँ का नर्वस सिस्टम शनि कंट्रोल करता है। तो जितने भी आपके डॉक्टर हैं ब्रेन के, उनकी कुंडलियों में शनि मजबूत होगा 100%। और जितने डॉक्टर नर्वस सिस्टम को डील करते हैं उनका बुध मजबूत है। बुध आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। जिस कुंडली में बुध खराब है उसका भविष्य ही खत्म है। बुध क्या टेक्नोलॉजी है। तो आज की तारीख में जो IT सेक्टर है, या आप मेरे पास बैठे हो, बुध की वजह से बैठे हो। आपकी कुंडली में 100% बुध स्ट्रांग होगा, आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग होगा, आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होगा। इसी बात पे मेरा दुबई में लेक्चर हुआ था, तो दुबई वालों ने क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा आप लोग जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना के बैठे हो, ये इसीलिए बनी है कि आपके पास ये 3 ग्रह बड़े मजबूत हैं, बुध शुक्र और राहु। राहु भी कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और शुक्र है लग्जरी, और बुध है नॉलेज। लेकिन हमारे इंडिया के पास क्या है? गुरु है, मंगल है, सूर्य है, चंद्र है। हमारे पास आध्यात्म है, हमारे पास रिलीजन है, हमारे पास मेंटल पीस है। उनके पास वो नहीं है। यही फर्क है दुबई में और इंडिया। आप चाहे कितने करोड़ की कोठी दुबई में ले लो, लेकिन आपको अपने सेक्टर 6 में जो आराम मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि हमारे इंडिया के पास बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया को हम लोग पहचानते नहीं हमारे पास क्या छुपी बात। तो ये मेंटल पीस का भी इन ग्रहों से रिलेशन रहता है? मेंटल पीस सीधा चंद्रमा, बिल्कुल। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, मेंटल पीस हो गया, फिट्स हो गए, दौरे जो पड़ते हैं, ये भी चंद्रमा कंट्रोल करता है। शुक्र है वो आपका सेक्सुअल पोर्शन, शुक्र आपकी किडनी, जिनको डायबिटीज है उनको भी शुक्र कंट्रोल करता है। तो नाभि से नीचे के जितने भी हिस्से हैं ये सारा शुक्र कंट्रोल करता है। ये जो हिस्सा आ गया इसको शनि कंट्रोल करेगा। यहाँ से गोडे हमारे जो है इसको बोलते हैं जॉइंट पेन, ये सब शनि की वजह से होता है। शनि क्या है? बड़ा स्लो प्लेनेट है। शनि जिस ग्रह के साथ मिल गया उसको लंगड़ा कर देता है। तो शनि का काम स्लो करना है। तो जब भी जॉइंट पेन हो गया, आपके गठिया हो गया, कुछ और हो गया, उसके बाद शनि आपका खराब हो गया। और उसके बाद आता है राहु और केतु। राहु हमारे यहाँ हेड पे है, सारे उल्टे पुल्टे विचार राहु के होते हैं, और केतु नीचे पांव में होता है। ये पांव का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे तो ऊपर तो विष्णु जी का निवास होता है, मीन राशि होती है, और पांव के नीचे का जो हिस्सा वहां केतु होता है। केतु सबसे नीचे, राहु सबसे ऊपर है। ये राहु और केतु पूरी बॉडी का एक पार्ट मिलकर फॉर्मेशन करते हैं। आप सुबह शीशे में खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी देख लो, फ्रॉम हेड टू टॉप, आपके राहु केतु अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आप किसी विधवा औरत की मदद कर दो, आपका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप अपनी माँ को एक सूट सिला के दे दो अपनी सैलरी में से, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आप किसी बहन, बेटी, बुआ, इन तीनों में से किसी की मदद कर दो, आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी साधु सन्यासी की मदद कर दो, किसी संत की मदद कर दो, आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। आप माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेते रहो, पांव छू के जाओ, आपका गुरु ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। आप किसी सैनिक की मदद कर दो, किसी मिलिट्री वाले की मदद कर दो, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारे के सारे, राहु, किसी अपाहिज की मदद करो, आप किसी कोड़ी की मदद करो, आपका शनि या राहु अपने आप मजबूत हो जाएंगे। राहु बेसिकली क्या है? राहु केतु ये है छाया ग्रह, ये प्लैनेट्स होते हैं छाया ग्रह। इनका ज्यादा अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत तो इन्होंने पी ही लिया था मोहिनी रूप में। बाद में सिर को काटा गया था, लेकिन तब तक वो अमर हो गए, इसलिए इनका रेलेवेंस जरूर है राहु केतु। लेकिन ये छाया ग्रह है, इनको छाया ग्रह बोलते हैं। राहु का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये सारे दिमाग पे रहता है, ये फोबिया जरूर देता है, अज्ञात डर देता है। जिन लोगों की कुंडलियों में लगन में राहु पड़ा हुआ है, चंद्रमा के साथ खासतौर से, राहु चंद्रमा को छोड़ता ही नहीं, इसको ग्रैंड दोष बोलते हैं। राहु सूर्य को भी नहीं छोड़ता, इसको भी ग्रैंड दोष बोलते हैं।
क्योंकि जब अमृत बंट रहा था तो यहाँ राहु था, इधर सूर्य था, इधर चंद्रमा था। अच्छा। अब उसके साथ जब ट्रेजेडी हो गई तो उसने चैलेंज किया था कि जब जब मेरा अंतर प्रत्यंतर किसी बच्चे की कुंडली में आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अच्छा। और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है पिछले 30 साल का कि ये 18 महीने की दशा जिस बंदे पे आएगी वो बचेगा नहीं, उसके मेंटल टेंशन होगा ही होगा, उसका स्थान परिवर्तन होगा ही होगा, ये कन्फर्म बात। गुरु चंद्रमा जिन कुंडलियों में है ऐसा योग है या दृष्टि संबंध है, वो बैंक में काम करेगा ही करेगा। अच्छा। मैं खुद बैठा हूँ बैंक में, जितने एमिनेंट बैंकर की कुंडलियां देखो आप, उनके गुरु चंद्रमा, इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। आपने वो राहु के बारे में बताया, तो मतलब जैसे मेरी कुंडली में भी बोला है कि हाँ राहु बैठा है, तो राहु कहाँ बैठा है? अब ये तो मेरे को भी नहीं चलो, पता, पूछो। पर जैसे मतलब कहते हैं कि राहु की वजह से आपको मेंटल पीस जो है वो कम होता है, मतलब आप सोचते ज्यादा हो, तो मोस्टली जो आजकल ओवर थिंकर्स ही हमें बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या ये सभी राहु की वजह से है? और फिर अपने इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन अपने आप में प्रूव आपने कर दिया, क्योंकि आपका राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप इसलिए क्वेश्चन कर रहे हो, ये राहु की वजह से ही है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। और दूसरी बात, इनको कंट्रोल करने में कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। सिंपल से उपाय है। राहु क्या है? धुआं है। केतु क्या है? 2 रंगा धुआं है। ठीक है। राहु केतु का सबसे बढ़िया अगर आपने उपाय करना है, अपने घर के अंदर आप धूप बत्ती करना बंद करो, अच्छा। घर के अंदर स्मोक बंद कर दो, ठीक है। घर के अंदर आप दिया जलाना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली आपका राहु जो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। सबसे बढ़िया उपाय राहु का यही है। लेकिन ये होता है, राहु क्या अज्ञात डर देता है। लोग कहते हैं हमारे ऊपर टोना कर दिया, टपोना कर दिया, कुछ भी कर दिया। ये चीजें साइंस तो नहीं मानती, बट आई बिलीव, हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। जिन कुंडलियों में राहु चंद्रमा है या राहु सूर्य है, उनके ऊपर पकड़ चलती है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को ये जो चुबारे से निकाल देते हैं जयपुर में, वहां पे लोगों को उसके ऊपर से मोटरसाइकिल नहीं निकालनी चाहिए। इन लोगों को जो पड़ी हुई चीजें है वहां से उठानी नहीं चाहिए। इस चीज का इनको ध्यान रखना होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इनको कुछ ना कुछ चीजें पकड़ती जरूर है, और ये चीजें भी होती हैं, क्योंकि ये जितने भी सौरमंडल के अंदर ये जो यक्षनियां हैं, किन्नर है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, ये सब पीपल के पेड़ के नीचे रात को सब मिलते हैं। अच्छा। इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। तो राहु इनके साथ रहता है। राहु क्या है? कपटी है। राहु अपना वेश बदल के आता है। अच्छा। राहु को कोई पहचान नहीं है, बहरूपिया है, तो राहु को कोई पहचान नहीं सकता। तो जितने भी राहु से अफेक्टेड लोग होते हैं उनको एक फोबिया होता है, अज्ञात डर होता है, और कुछ नहीं होता। डर के अलावा कुछ नहीं होता। डर गया सो सिर्फ इसका ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। वो अकॉर्डिंग टू कुंडली में आपके कितने ग्रह, कितने अंश का राहु है, उसके अनुसार होता है। वैसे इससे कोई डरने वाली बात नहीं। राहु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कि राहु की हम फोटो देखते हैं ना, तो ऐसा दिखता है एक मुंह है और वो कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, एक गेंद खाने की कोशिश कर रहा है, शायद सूर्य है या शायद सब कुछ, ऐसे बड़ा सा मुंह फैला के। वो पुराने टाइम में जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्शंस कर रखे हैं कि राहु राक्षस ऐसे ही होते थे, लंबे लंबे बाल वाले, नाखून हो गए, तो उसका जब हेड कट गया तो उसको जो है इसी तरह से प्रोजेक्ट किया गया। देखा तो हमने, किसी ने नहीं ना आपने देखा है, लेकिन बेसिकली जो प्रोजेक्शन दिखाए जाते हैं वो वैसा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केतु होता है वो अदृश्य होता है, वो नजर नहीं आता है किसी को। और बेसिकली दोनों जब मिलते हैं, दोनों का उपाय इकट्ठा करते हैं, तो उसमें दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है कि शनि के अंडर काम करते हैं। अच्छा। शनि क्या है? सौर मंडल का जज है। ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों का डिसाइड करके उसके बाद जजमेंट देता है। शनि का काला कोट होता है, वकील काला कोट पहनते हैं। राहु जो है शनि का ऐसा एजेंट है जो इसको बुरे काम की रिपोर्ट करे। अच्छा। वो ये बोलेगा कि आज इस XY बंदे ने किसी को चीट किया, वो आपका नोट हो जाएगा। केतु ऐसा बंदा है, वो ये बताएगा कि आज इस बंदे ने इसकी गरीब की हेल्प करी है, वो आपका नोट हो जाएगा। अब राहु केतु की जो रिपोर्टिंग हुई है, उन दोनों के आधार पर शनि अपना जजमेंट देता है कि कितने आपके प्लस पॉइंट है, कितने माइनस पॉइंट है। और शनि की मार पड़ती जरूर है। शनि किसी को नहीं छोड़ता, शनि अपने बाप सूर्य को नहीं छोड़ता, उसका बेटा है। इसलिए शनि से तो हमेशा डरते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि शनि की सार्थकी आ गई तो हम बर्बाद हो गए या दैया आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। शनि के पास 10 चांद हैं, इतने चांद बृहस्पति के पास भी नहीं है। और ये बड़ा खूबसूरत प्लैनेट है, इसके स्टोन बड़े खूबसूरत होते हैं, मिनीलम है। तो शनि का जो स्टोन है, शनि का जो एक इम्पैक्ट जो लाइफ में आता है ना, ये आदमी को इंट्रोवर्ट करता है।
जिस आदमी का शनि उच्च का है, जैसे मेरा उच्च का शनि तुला का है, वो आदमी कहीं ना कहीं आपको गहरा मिलेगा अपने सब्जेक्ट में। पब्लिक में मेरा कोई लिंक नहीं रहता, मैं मेरे फील्ड में मास्टरी करता रहता हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको भी बताया। ये सब शनि की वजह से। तो जितने इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज हैं वो सब शनि से कंट्रोल है। इसलिए शनि का तो मैं कहता हूं कि जितना बढ़िया प्लेनेट शनि है उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। एक ही शर्त है, अपने कर्म सही होने चाहिए। वो मतलब न्याय, हमारे अगर कर्म सही नहीं है तो फिर शनि कुछ नहीं करेगा। आपने नीलम पहन लिया और महफिल में बैठ के शराब के पैर को पैर लगा रहे, वो नहीं चलेगा। शराब जिसने पी ली, शनि अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। ये पक्की बात है। हमारे खाने पीने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मीट मांस शराब भी कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि आप इसको खाओ। तो प्योर वेजिटेरियन आदमी क्या चलते नहीं। ऐसा नहीं है कि जो मांस मीट खाए उसके चेहरे पर ग्लो नहीं होता, ऐसा नहीं। ये ग्लो तो तभी आएगा जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार काम करोगे, तभी आएगा। राहु से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। कहते हैं ना कि किसी के काल सर्प दोष हो गया, तो ये भी कहते हैं कि ये राहु से रिलेटेड रहते हैं। काल सर्प दोष के जी 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार। काल सर्प दोष को कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि होता ही, कुछ कहते हैं होता है। लेकिन ये सही बात है कि जिनके भी काल सर्प दोष है, ऐसा नहीं कि वो खराब हो। सचिन के भी था, हिटलर के भी था, और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिनके काल सर्प दोष थे और उन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया। काल सर्प में क्या होता है कि राहु और केतु के 180 डिग्री की एक्सिस होती है। जैसे मान लो ये कुंडली है, तो यहाँ पे अगर सारे ग्रह एक साइड में आ गए, ये खाली है, यहाँ राहु आ गया तो ये सारे ग्रह इधर आ गए, तो ये काल सर्प दोष हो गया, ये लॉक लग गया। राहु 42 साल तक आदमी को उठने नहीं देता, केतु 48 साल तक उठने नहीं देगा, शनि 36 साल तक उठने नहीं देगा, बुध 18 साल, चंद्रमा 12 साल, मंगल 24 साल, शुक्र 36 साल, गुरु 60 साल, शनि 72 साल, प्लेटो नेपट्यून 84 साल, ये अपने अपनी अवस्था में काम करते हैं। ये इसी पे मेरा रिसर्च का काम किया हुआ। तो जैसे जैसे वो अवस्था आती है वो खराब जरूर करते हैं। तो इसलिए जिन कुंडलियों में काल सर्प दोष है, अगर उसको मानते हैं तो उसका उपाय बड़े आराम से हो जाता है। कोई ज्यादा लंबे चौड़े उपाय नहीं है। राहु का प्रोडक्ट एक नारियल है, सरसों का तेल है, या फिर आप उज्जैन जाओ, हम उज्जैन भेजते हैं लोगों को। जी लोग सर, एक ये भी है कि जैसे मतलब कहते हैं ना कि भाग्य में ये चीज लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग उपाय करते हैं, तो उपाय से क्या हमारा भाग्य चेंज हो जाता है? एक बात बता दूं आपको, जो घटना ब्रह्मा जी ने लिख दी ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जो चीज हम उपाय हम बताते हैं, आपकी अगर 2 टांग टूटनी तो 1 टूट जाएगी, लेकिन घटना तो हो। घटना को हम नहीं टाल सकते। जैसे मैंने बताया, राहु में चंद्रमा आया तो मानसिक रूप से परेशान तो वो रहेगा। तो ये स्टार इफेक्ट को सबको ही करते हैं, थोड़ा कम ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। एक ये बताइए, जैसे मांगलिक के बारे में कहते हैं कि मांगलिक दोष है, तो मांगलिक होना क्या मतलब एक बुरी बात है? कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मांगलिक होते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा ये भी चला हुआ है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करवाओगे, अगर नहीं करवाओगे तो कुंभ विवाह करवाओ या कुछ ऐसा उपाय करवाओ। अच्छा। मांगलिक दोष होता क्यों? पहली बात, सिर्फ मंगल की वजह से ही मांगलिक दोष नहीं होता। अच्छा। आपके लगन में अगर राहु आ गया तो भी मंगल दोष क्रिएट हो जाएगा। आपकी कुंडली में अगर राहु और शनि, सूर्य और शनि आमने सामने आ गए तो भी मंगल दोष क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सेपरेशन प्लैनेट्स है। आपकी कुंडली में लगन में शुक्र आ गया, या 7वें घर में शुक्र आ गया, या 5वें में शुक्र आ गया, आपके 100% एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रहेंगे शादी के बाद, आप बच नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं ये भी मंगल दोष के बराबर होती हैं। केवल मेरा मतलब बताने के, केवल मंगल से ही मांगलिक दोष नहीं होता। और दूसरा, मंगल दोष का इतना कोई बड़ा हवा है ही नहीं जितना कहते हैं। कुछ ये भी कहते हैं 28 साल बाद दोष खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? कुछ खत्म नहीं होता। जो मंगल मान लो 7वें घर में बैठ गया तो बैठ ही गया, उसने पति पत्नी का स्वभाव को कड़वा करना है तो करेगा। कर्क लगन की जैसे कुंडलियां हैं, मंगल 2nd घर में, जिनके मंगल 2nd घर में है वो लोग हमेशा कड़वा बोलेंगे। अच्छा। जिनके केतु 2nd घर में वो कड़वा ही बोलेगा, लेकिन इनकी बात सही होती है। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं वो अपनी तरफ से सही बोलते हैं, दूसरों को बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कड़वापन तो आएगा। मेरे फादर के भी कर्क लगन है, तो बस कर्क लगन वाली जिद्दी होते हैं, अपनी शर्तों पे काम करते हैं, वो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने जो करना है वो करना है। मेन बात यही है। लेकिन 2nd घर का मंगल जो है बेसिकली आंखों को भी
में इफेक्ट करता है, और 12वें घर का मंगल हो तो भी आंखों को इफेक्ट करता है, क्योंकि मंगल से 12वां घर होता है बेड प्लेजर का। 12वें घर में अगर मंगल आ जाए तो आपका क्वेश्चन जो आपने बोला उसमें इफेक्ट आ सकता है। तो उसके भी कोई ऐसी कुछ नहीं है। अगर मान लो मंगल दोष है भी सही, आपको बेडरूम में एक लाल रंग का छोटा बल्ब लगा लो, आपको एक पियानियों के फूल आते हैं वो रख लो, एक फोनिक्स आता है उसकी आकृति रख लो, एक आपका डक बर्ड्स आते हैं लव बर्ड्स वो सिराने रख लो, और कुछ भी नहीं करना तो सिंपल से वो फिटकड़ी सामने पड़ी है, जैसे फिटकड़ी का एक डला आप रख लो, वो सामने पड़ी फिटकड़ी एक बाउल के अंदर, कांच के बाउल में अपने सिराने रखो, फिटकड़ी आपके सारे नेगेटिव जो इम्पैक्ट है सारे खत्म कर देगी। मांगलिक की शादी मांगलिक से करना जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है, छोटे मोटे उपाय होते हैं वो हो जाता है, उन्हीं से काम हो जाता है। इसमें देखना ये पड़ता है कि उसकी डिग्री कितनी है। अब मान लो आपका मंगल कुंडली में 2 डिग्री का है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके लगन में राहु मान लो 1 या 2 डिग्री का है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना। अगर आप उसका इंटेंसिटी देखो ही नहीं इसकी कितनी पावर है, फिर बिना मतलब के डरना क्यों? ये तो डराने वाली दुकानदारी है, इसलिए आई डोंट बिलीव के काम करते हैं। हालांकि मैंने इसी पे रिसर्च की हुई है, इम्पैक्ट जरूर आता है। एक स्मूथ लाइफ चलती है बिल्कुल, और एक थोड़ा सा तर्क वितर्क होता है, और तीसरा ये होता है कि बिल्कुल ही घर टूट गया। ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका 12वां घर कैसा है, बेड प्लेजर। अगर आपका 12वां घर डिफेक्टिव है, उसमें राहु पड़ा है, मंगल पड़ा है, सूर्य पड़ा है, तो 100% दोनों की पीठ ही होगी साथ साथ, फेस नहीं सामने होगा, ये पता है। और सर आप ये भी बताइए, मतलब अगर जैसे बहुत बार ये होता है ना कि मांगलिक की शादी अगर नहीं करवाते तो कई बार कहते हैं कि डेथ ही हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जो है ना बेसिकली इसमें ये देखना चाहिए, एक तो द्विद्वादश दोष होता है, एक नवपंचम दोष होता है, एक षडाष्टक दोष होता है। द्विद्वादश में क्या होता है कि दूसरे और 12वें घर में स्टार आ जाते हैं, चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा वो देखना जरूरी है। अगर आपका दूसरे में है और आपके हस्बैंड का 12वें में है तो मेंटल आपको परेशानी रहेगी। नवपंचम है अगर दोष, तो 9वां और 5वां का, तो आपकी संतान के ऊपर हल्का सा इफेक्ट आएगा, कंसीलमेंट में देरी हो सकती है। और षडाष्टक का 6वां और 8वां चंद्रमा है, उसमें आपको शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की शादियां होती हैं, औरतें बीमार हो गई, या हस्बैंड बीमार हो गए, या कैंसर हो गया, लकवा हो गया, वो षडाष्टक होता है। ये चीजें कंसीडर करनी पड़ती है, ये साइंटिफिक चीजें, ये देखना जरूरी है। मतलब चंद्रमा का आपका मिलान देखना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मंगल का तो सिर्फ इतना मिलान है कि ये देखना है कि उसकी बॉडी में जान है कि नहीं, खून है कि नहीं। अगर उसके पास वाइटलिटी है, उसके पास जोश है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं। मंगल स्ट्रॉन्ग है, फिर भले मंगलिक दोष हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये सब मिथ है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा फैलाया हुआ है, बिल्कुल फैलाया हुआ है ना। इनके अंश देखने जरूरी है, इनकी डिग्री देखने जरूरी है, इनके सामने दृष्टियां क्या वो देखने जरूरी है, उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं उसके ऊपर उतना ही कैलकुलेट करना और उसी के उपाय करवाने हैं, बस ये है साइंटिफिक अप्रोच। और बाकी अगर डरा धमका के आपको बोलो कि ये ले लो, जाप करा लो, पंडितों के करा लो, इतने लाख जाप करा लो, कुछ नहीं होता इससे, सत्य जाएगा। इससे अच्छा तो मैं आपको एक सिंपल मंत्र दे दूंगा, आप वो खुद कर लो तो आपको तसल्ली ज्यादा मिलेगी। मंत्रों का असर जरूर होता है। मैं तंत्र को नहीं मानता हूँ, लेकिन मंत्र को जरूर मानता हूँ। चाहे आप गायत्री कर लो, चाहे आप ओम गण गणपति नमः कर लो, चाहे आप माता का मंत्र कर लो, अपने नवरात्रे आते हैं, अपने बसंत पंचमी आती है, अपनी दिवाली आती है, हमारे सारे के सारे त्योहार मौसम के साथ साथ हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारे त्योहार बदलते हैं। ये इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशन है, बड़े जबरदस्त ट्रेडिशन है, इनको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। इतना ज्यादा साइंस और इतनी ज्यादा विज्ञान तो उनके पास है ही नहीं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है इन चीजों का। नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, कहते हैं ना कि इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है या गंड मूल में हुआ है, उसको बुरा मानते हैं कि ये बच्चा तो कुल का नाश कर देगा। क्या ऐसी बात है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये गंड मूल जो है ना, ये 6 नक्षत्र होते हैं। रेवती हो गया, अश्विनी हो गया, मूल हो गया, मगा हो गया, इस तरह की ये नोड्स होती हैं जो 360 डिग्री मैंने बताया ना, तो यहाँ नोड पे जो 2 आ गए ना, यहाँ रेवती और अश्विनी आ गया, ये गंड मूल हो गया, तो वो संधि में हो गया, क्योंकि उतना वो क्रॉस करके फिर दूसरी जगह हो जाता है। इसी तरह मूल हो गया, मगा हो गया, तो ये सारे जो है इनका इम्पैक्ट आता तो जरूर है, लेकिन ये गंड मूल वाले तो थोड़े से जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। दूसरा ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, तो मोस्टली गंडमूल वाले मैंने देखे हैं, ये पता नहीं 1 मिनट में क्या से क्या कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास 2 नोड्स की पावर आ जाती है। ये नोड्स हैं, नोड्स की पावर है,
और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन नक्षत्रों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। 27 नक्षत्र हमारी हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत है। अभी हाँ अभिजीत 28 नक्षत्र है। 28 नक्षत्र है हमारे, 12 हमारी राशि है, 9 हमारे प्लैनेट होते हैं। आपने देखा होगा हम जितने उपाय कराते हैं हम कहते हैं 40 दिन ये दूध डाल दो, 40 दिन ये कर दो। उसका लॉजिक ये है कि 28 और 12। अच्छा, हम कहते हैं 108 मंत्र का आप जाप कर लो, एक माला कर लो, तो 12 राशियां 9 ग्रह, 12 में 108, इसलिए 108 करवाते हैं। ये सारी चीजें बड़ा एक विज्ञान है, साइंटिफिक विज्ञान है कि हम ये चीज क्यों करवाते हैं। तो उतने 40 दिन का उपाय करवा दिया तो आपके नक्षत्र भी शांत हो गए और आपकी राशियां भी इसके अंदर सारी कंट्रोल हो गई। इसलिए ये उपाय तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। कुछ करने की बात नहीं है। जो स्थान बेसिक अब मेरा गुरु का चौथे घर में है, गुरु 5 डिग्री तक उच्च का होता है, चौथा घर मासिस का होता है, ठीक है, चौथा घर माँ का होता है। तो मासिस के अंदर मेरी अपने आप ही पर्सनैलिटी बननी है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाए, क्योंकि गुरु क्या बुजुर्ग है, इसकी एज 60 साल के बाद काम शुरू होता है इसका। तो अब ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है। मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, मेरे खानदान को ज्योतिषी नहीं है, लेकिन गुरु मुझे वो चीजें ब्लेसिंग्स दे रही। अगर आपका सेकंड घर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका फलित कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मेरा सेकंड घर खाली है, लेकिन 8वें घर में मेरा शुक्र पड़ा है, उसकी सीधी दृष्टि उस पर पड़ गई सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या हमारा माउथ है, सेकंड हाउस मंदिर है, सेकंड हाउस ससुराल है, सेकंड हाउस वाणी है, सेकंड हाउस हमारी आंखें हैं, उन सबको इफेक्ट करेगा वो शुक्र वहां से। शुक्र क्या बड़ा खूबसूरत प्लैनेट है। शुक्र क्या करेगा, जुबान बड़ी अच्छी जुबान, संगीत गजलें सुन लो, हमारे से कंपोजिंग करा लो, म्यूजिक सुन लो, वो सब शुक्र की वजह से। तो जब तक आपका सेकंड हाउस अच्छा नहीं है तब तक आपका फलित अच्छा नहीं होगा। तो बहुत से लोगों को नॉलेज होती है लेकिन फलित नहीं होता इनके पास। इसलिए ज्योतिष के अंदर सेकंड हाउस का प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। अगर सेकंड नहीं है तो उसको ज्योतिष का काम करना ही नहीं चाहिए। मतलब ज्योतिष का काम करने के लिए भी पहले आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो योग है कि नहीं है, तभी उसी लाइन में आप आ सकते हैं, अदरवाइज आप आ ही नहीं सकते। ज्योतिष का अध्यात्म से क्या रिलेशन रहता है? मतलब जैसे अभी आपने बताया ना कि मंत्र वगैरह, मंत्र जप करो, तो मंत्र जप करने का मतलब एक सही तरीका क्या है कि आप बस 108 माला को किस तरह से जाप करो? बेसिकली मैं बताऊं आपको, आप कुछ भी मत करो, कोई माला मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली अगर सुन लेते हो ना, आजकल फोन पे ऑडियो भी सुन लेते हो और आपने गायत्री सुन लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल कॉस्ट्यूम धोती होती पहन कर मंदिर में बैठो, करना चाहिए, नहा धो के पूजा पाठ करना चाहिए, इम्पैक्ट उसका बढ़ता है। उसके अगर 80 नंबर है तो बिना सुने भी आपको 60-50 कुछ नंबर तो मिलेंगे। लेकिन इन सबके पीछे जो भी मंत्र करो चाहे जो मर्जी करो, आपकी डीड्स अच्छी होनी जरूरी है। आपका अगर इंटेंशन अच्छा नहीं है तो कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई अंगूठी काम नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। ओशो क्या कहता है कि संसार आपके भीतर नहीं होना चाहिए, आप संसार के भीतर होना चाहिए। मैं संसार में रह रहा हूँ, मेरे अंदर भी संसार चल रहा है, तो कोई मेडिटेशन नहीं, नो यूज। इसलिए अगर जो काम करना है तो फिर बेसिकली अंदर से तो पहले प्योर हो जाओ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम जो मर्जी काम करो, आपको मंत्र बहुत जल्दी असर करेंगे। एक मंत्र आता है शिव का, अपना शिव जी का मंत्र आता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रदेवः प्रचोदयात्। ये क्या शिव गायत्री है। अब ये सोमनाथ मंदिर में चंद्रमा को जब कलंक लगा तो चंद्रमा वहां गया शिव जी के पास, उस जगह पे, वहां पे जाकर उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को उससे प्रजापति ने श्राप देके मेरी ड्यूटी खत्म कर दी। तब जाके शिव जी ने उसको कहा कि जो श्राप लग गया वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कर देता हूँ कि तेरी ड्यूटी 15 दिन बढ़ती रहेगी, 15 दिन बढ़ती रहेगी। तब जाके ये फोर्टनाइट्स बनी, इसको पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, अंधेर पक्ष बने और चंद्रमा का वहां से जो है उपाय कटा हो। तो इसलिए चंद्रमा की आराधना जो आदमी करता है तो ऑटोमेटिकली उसको ब्लेसिंग मिलती है। आप ओम नमः शिवाय का मतलब मन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसका। बिल्कुल, तो मन को टिकाना बहुत जरूरी है। अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सारे के सारे काम आपके उल्टे होंगे। हम कहते हैं ना कि 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के अलग अलग सिंबल बने हुए, अलग अलग इनके नाम है, वो 12 व्यक्तित्व को सिंबल क्या है। आप कोई भी 12 राशियां होती हैं 1 से लेकर 12 तक होती हैं। इनमें से जैसे आपका सेंटर में 1 आ गया, सेंटर में 4 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, यानी 1 4 7 10। 1 नंबर पे मेष राशि है, 4 पे कर्क है, 7 पे तुला है, 10 पे मकर है। ये सारी 4 राशियां। तो जिसके कर्क 1 4 7 10 केंद्र में आ गया वो बंदा बड़ा डैशिंग होगा, घूमने फिरने वाला होगा, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, वो टिकेगा नहीं। हम भी बैठे हम जैसे बेच रहे हैं, कर्क लगाने वाले यहाँ बता रहे आपके फादर हैं। अच्छा, जिनके आ गया 2 नहीं, ये जो 1 4 7 10 देखना है तो ये सब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देख पाए, ये एस्ट्रोलॉजी देख पाए। हाँ, क्योंकि इसके बाद 3 लग्न होती है, 4 स्थिर और 20 बार। तो हमारे पास जैसे कस्टमर आता है हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि किस प्रकृति का बंदा है, कैसी ये लेडी है या कैसा ये जेंट्स है, इसके मतलब तो कितना इम्पैक्ट आएगा मेरी कैलकुलेशन का, उसी हिसाब से मैं पॉइंट देता हूँ। तो अभी जब हम दोनों आए तभी भी आपने कैलकुलेशन तो लगाई होगी, तो आपको कैसी कैलकुलेशन लगी? नहीं, फेस रीडिंग से तो देखो पता लगता है। आप जितने जिज्ञासु हो 100%, तो आपके जो स्टार है, गुरु हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट था आपका, और दूसरा जो आपका सेकंड हाउस है ये 100% बहुत बढ़िया है, और तीसरा आपका बुध है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, ये उसको देखना जरूरी है क्योंकि बुध ने मोशन देना है। तो उसी से पता लग जाता है कि बंदा काम क्या करता है। इवन लोग आते हैं बीमारी बताते हैं, कह देते हैं स्किन का रोग है, सब जैसे चमड़ी ठीक नहीं हो रही, हमें पता है बुध खराब है, हम बुध का उपाय कराते हैं, उसकी कुंडली चेक करते हैं तो बुध नीच का मिलेगा मीन राशि। वो कहते हैं जी मेरे बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम है, चंद्रमा खराब है। वो कहते हैं जी लड़की को कंसीवमेंट नहीं हो रहा, उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम है, 100% शुगर खराब है। लोग कहते हैं पेट में तकलीफ है, कैंसर हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, कुछ नहीं देखना कुंडली में, गुरु खराब है, गुरु का उपाय कराओ। नर्वस सिस्टम खराब है, बुध का उपाय कराओ। सिर दर्द रहता है, ठीक ही नहीं हो रहा, शनि का उपाय कराओ। तो जो कंटेक्स्ट होता है वो हम साथ में चार्ट देते हैं। एक सर कलर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है? कलर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मतलब अलग अलग
कलर जो है वो अलग अलग दिन के लिए कुंडली हमारे पास जब भी आती है, मान लो मेष लगन की कुंडली है तो मैं उनको कहता हूँ कि आपका लकी नंबर रहेगा 1, 5, 9। ठीक है। वृष लगन की कुंडली आएगी तो 2, 6, 10। मिथुन की आएगी तो फिर उसी हिसाब से 3, 6, 9 जो मैं बताता हूँ। तो उनका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे मेष लगने वाले को मैंने बोल दिया कि आपका लकी कलर रहेगा रेड, पर्पल, येलो। अगर आपकी वृष लगन है सेंटर में 2 अंक है तो आपका लकी कलर रहेगा व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक। इस तरह से हम कलर सजेस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो उसी दिन अगर वो कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाता है जाती है तो उसका कहने में सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरह दीवारों का भी है। घर के अंदर दीवारें हैं, अब नॉर्थ की ये दीवारें हैं, इनके अगर आप काला कलर करा दोगे तो आपसे कोई यूज नहीं। नॉर्थ में गुरु का निवास होता है, ठीक है। तो नॉर्थ के अंदर आप क्रीम कलर कराओ, या नॉर्थ में पानी का निवास होता है तो आप जो है स्लेटी कलर कराओ तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको। मतलब कलर्स का हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। नॉर्थ और ईस्ट इनके बीच में एक दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर राहु का निवास होता है। अच्छा। जिन घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है उनका नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करो। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर राहु का निवास है और उसकी देवी है सरस्वती। अच्छा। उनके घर में सरस्वती आएगी ही नहीं। अगर नॉर्थ में लैट्रिन बना दी, नॉर्थ में किचन बना दी, उस घर में सरस्वती नहीं आएगी। तो हमें तो प्रॉब्लम बताते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं, हमें पता है इसके घर में दोष है। हम यहाँ बैठे बता देते हैं कि आपके घर में ये दोष है, वो मिलता है। तो राहु की देवी सरस्वती, सबकी देवियां होती हैं। बुद्ध की देवी जो है वैष्णो माता है, बुद्ध के देवता गणेश जी हैं, गुरु का बृहस्पति हो गया, मंगल के हनुमान जी हो गए। ये सब के सब इनको जब हम करते हैं कि पूजा पाठ तो 100% लगते हैं। अब मान लो राहु ने शराब पीनी है तो हम उनको शराब ही ऑफर करते हैं। अच्छा। लेकिन गुरु को हम कहते हैं कि 400 ग्राम चने खिला दो, 400 ग्राम चने मंगल में दे दो, केले खिला दो। बंदरों का है, सूर्य का उपाय करना हो तो हम कहते हैं बंदरों को केले खिला दो, चने खिला दो। तो ये उपाय होते हैं। तो जैसा ग्रह वैसे ही उपाय हमें करवाने पड़ते हैं। शुक्र का है तो हम कहते हैं गाय को आटे का पेड़ा खिलाओ, उसमें आपका शुक्र पे सीधा इम्पैक्ट आता है। अच्छा। आपका शुक्र चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन जब आपने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी तो 100% आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। आपको पर्सनल डिजीज होंगे ही नहीं। ये फर्क पड़ता है। और गाय का तो इतना ज्यादा है कि गाय की आप पूंछ पे भी अगर आपने हाथ मार दिया, फेर दिया और पूंछ ने थोड़ा सा यूं उसने हिला दी और अपना वो यूं थोड़ा इसको दे दिया इंडिकेशन सा, तो समझ लो आपका हनुमान जी स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा। पूंछ में हनुमान जी का निवास होता है, मंगल का। अच्छा। राहु की पूरी बॉडी में देवता बैठे हैं सारे के सारे। गाय हाँ, राहु को तो जगह मिली नहीं। लक्ष्मी को तो गोबर में निवास दिया गया, लक्ष्मी की तो जगह ही नहीं बची थी। इसलिए तो गोबर की भी पूजा होती है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे कि राहु के गोबर की भी पूजा होती है, अदरवाइज तो कहीं इसको फॉलो नहीं करते। आप अंत में बस हमारे जो दर्शक है उनके लिए कुछ साधारण से उपाय बता दो जो हर कोई कर सकता है और उससे 90% तक दोष सारे। उपाय सबसे बढ़िया ये जी, एक तो अपनी रूटीन से रखो। सबसे पहले उठना और सोना बिल्कुल टाइम से, रात के टाइम में ज्यादा मोबाइल्स नहीं, ज्यादा वो नहीं। और दूसरा जो आपकी रूटीन है, खाना पीना जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने पिज्जा पास्ता खाने हैं तो यू आर बाउंड, आपका पेट खराब होगा ही होगा। इसलिए मेरा तो ये संदेश है आज के युवा को, जो भी नई पीढ़ी आ रही है, पुराने तो हम लोग चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, कि एक अपनी तो रूटीन सही रखो, एक आपका खाने पीने का ढंग सही हो। जीने का ढंग सही है तो मरने का ढंग अपने आप सही हो जाएगा। तो सर खाने पीने से ये एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा हमारा? सारे पड़ता है। खाने पीने से कैसे पड़ेगा? नहीं, आप जैसे प्योर वेज हो। हाँ जी। आप नहीं, वेजिटेरियन का तो ठीक है। हाँ, लेकिन इस चीज का कि हम पिज्जा बर्गर वगैरह कम खाएंगे तो ये ठीक है? जंक फूड हो गया नहीं तो। अच्छा। जंक फूड ने आपका ग्रह खराब कर देना अंदर, बॉडी के अंदर जाके। ओके। आज बासी ब्रेड आप खाओगे 100%, तो आपका जो है पेट के अंदर जो है, यहाँ पे सूर्य होता है और पेट को गुरु कंट्रोल करता है, तो आपके गुरु और सूर्य दोनों पिट जाएंगे। इसी तरह आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो तो आपका सूर्य कोई यूजलेस है, कोई काम का नहीं। भले आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, वो काम ही नहीं करेगा। शाम को राहु का गोधूली वेला का टाइम होता है 6:30 7 बजे। उसमें अगर आप उल्टे काम कर रहे हो, रात को शनि का पीरियड होता है, तो आपका राहु अपने आप खराब हो जाएगा। मतलब सुबह 3 बजे उठ के अगर कोई साधना कर रहा है तो वो टाइम होता है अमृत वेला बोलते हैं। उसमें जो साधना करेगा 3 से 5 के बीच में, तो 100% उसको रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी रूटीन एक सही होनी चाहिए लाइफ। बिना नहाए भी कर लो। मैं तो पहले ही कह चुका, आप कुछ भी मत करो, बिना नहाए भी अगर आप कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरा संदेश ये है कि अपनी रूटीन सही रखो और अपना खाने पीने का ढंग बढ़िया रखो, तो आपकी लाइफ बड़ी मार्वलस चलेगी।
ये कंफर्म है। सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने एस्ट्रोलॉजी के मतलब बेसिक को भी जाना, हमें ये भी पता लगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे खाने से भी इम्पैक्टेड है, हमारे ग्रह जो है वो हमारी बॉडी से इम्पैक्टेड है। बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये हम और भी बहुत देर तक चला सकते हैं, पर क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। आप जब अपनी कुंडली लाओगे फिर आपको मैं पॉइंट्स दूंगा तो आपको अपना भी पता लगेगा कि आपके ग्रह क्या क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप सभी भी सर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जो है सर का लिंक आपको शेयर कर देंगे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।